गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है। ये एक संस्मरणात्मक कहानी है और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। कहानी पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, जिनका जन्म 19 अगस्त 1928 को जलालपुर गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 में हुई थी। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इनके विकास में या पालन पोषण में इनके माता पिता के साथ इनकी दादी माँ का भी विशेष योगदान रहा था और इसी की वजह से जो दादी माँ की अक्षुण्य स्मृतियाँ हैं या उनकी जो गहरी यादें जुड़ी हुई है अपनी दादी माँ से, वो उनके जीवन में अंत तक रही। और यह उसी का प्रभाव है कि उनकी जो पहली कहानी थी वो भी दादी माँ थी, जिससे हिंदी कहानी को एक नया आयाम मिला। और यहीं से पहली कहानी थी दादी माँ, जो कहानी है वो सबसे पहली कहानी थी जिसे आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। आंचलिक का मतलब होता है आंचल विशेष, यानी कि एक विशेष प्रदेश, जहाँ क्षेत्र विशेष, जहाँ पर विशेष तरह की बोली, पहनावा वगैरह होता है। और आंचलिक कहानी का मतलब है कि एक क्षेत्र विशेष की बोलचाल की जो भाषा है, वहाँ के शब्दों का भी जो कहानी है उसमें समावेश होना, उसकी कहानी की भाषा में बोलचाल की भाषा का, स्थान विशेष की बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी उसमें समावेश होना। तो आंचलिक कहानी उसे कहते हैं जिसमें स्थान विशेष के वातावरण, रहन सहन और भाषा आदि का प्रभाव कहानी पर पड़ता है। वह वहाँ की जो बोली है उसके शब्दों का समावेश कहानी में होता है। अब कहानी के बारे में जानते हैं। दादी माँ जो कहानी है ये एक संस्मरणात्मक कहानी है, यानी यादों पर लिखी हुई कहानी है। लेखक अपनी दादी से जुड़ी हुई बातें याद करते हैं और उन्हें अपने बड़े भाई से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें दादी माँ की निधन का समाचार है। तो जो लेखक हैं वो दादी माँ के साथ गुजारे हुए वक्त को याद करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो अब पढ़ते हैं दादी माँ। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक अपनी दादी माँ को और उनके साथ बिताए हुए समय को याद करते हुए अक्सर उदास हो जाते हैं, दुखी होते हैं। वे उम्र के इस दौर में पहुंच चुके हैं या वे इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 20 गर्मी यानी गर्मी, बरसात और वसंत देखे हैं, यानी कि वो 20 साल के लगभग के हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अपने दादी माँ, माता पिता या परिवारजन को याद करके वो अनमने हो जाते हैं, दुखी होते हैं, उदास से हो जाते हैं। उनको ऐसा उदास देखकर जो उनके मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, वो उन्हें खुश करने के लिए, क्योंकि जो लेखक हैं वो घर से दूर रह रहे हैं, तो उनके जो लेखक के दोस्त हैं वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए कि कब छुट्टियां आ रही है इसकी सूचना देते हैं, यानी जब छुट्टी होगी तो वो अपने परिवार में मिलने जा सकते हैं, इसकी सूचना वो उन्हें देते हैं आने वाली छुट्टियों के बारे में बताकर। तो पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, कि सामने तो वो उन्हें खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए छुट्टियों की सूचना देते हैं कि तब छुट्टियां आ रही है, तब जाकर वो मिल सकता है अपने परिवार से। लेकिन पीठ पीछे जब लेखक सामने नहीं होता तो उनका मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि वो बहुत ही कमज़ोर दिल के हैं और ज़रा से भी तो कोई दुख हो या कठिनाई होती है तो वो घबरा जाते हैं, ऐसा कहकर वे लेखक का मजाक उड़ाते हैं। तब जब लेखक के बाद कानों में ये बात पड़ती है या उन्हें पता चलता है कि उनके मित्र इस तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब मैं इन बातों को नहीं सोचूंगा, अपने परिवार वालों को इस तरह याद करके उदास नहीं होऊंगा, और वैसे भी सोचने से क्या होता है, तो इसलिए अब कभी भी उन्हें याद नहीं करूँगा। लेकिन उनकी आँखों के सामने शरद की किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है, यानी जो शरद की किरणें हैं, यानी कि जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, जो शीतल होती हैं, ठंडक देती है, उसी तरह से स्वच्छ यानी साफ सुथरी सी शीतल और किसी की धुंधली छाया, किसी की छाया या किसी का प्रतिबिंब उनके सामने नाच उठता है या प्रतिबिंब उनके सामने आ जाता है। और वे कौन है?
वो है उनकी दादी माँ। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। दो एक दिन ही कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो लेखक पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैं जिस तरह मैं गाँव में रहता था उस समय जो होता था, जो उनकी यादें जुड़ी हुई उनको याद करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। जैसे कि आपको बताया मैंने कि ये एक संस्मरणात्मक आंचलिक कहानी है, यानी यादों पर निर्भर है और उसके साथ ही आंचल विशेष, एक क्षेत्र विशेष के शब्द, आंचलिक कहानी होने की वजह से क्षेत्र विशेष के शब्दों का भी इसमें उपयोग हुआ है। इसलिए कई सारे ऐसे शब्द हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाते हैं, तो उनका भी बीच बीच में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे क्वार, ये हिंदी जो मास है या हमारे हिंदी भाषा के महीनों के नाम हैं उनमें से एक है, जो कि आश्विन के नाम से जाना जाता है, लेकिन गाँव में इसे क्वार के नाम से जानते हैं। और ये समय होता है सितंबर अक्टूबर का, जब बारिश होकर चली जाती है, बारिश ख़त्म हो चुकी होती है और जगह जगह पानी भरा हुआ होता है। कीचड़ जो है वो सूख जाता है, लेकिन थोड़े थोड़ा कहीं पर खड्डे जो होते हैं वो भरे हुए रहते हैं पानी से, और उनमें आसपास के जो नदी नाले हैं, सिवान है, वहाँ से बहकर आता है पानी, वो उनमें भरा होता है। तो उस पानी के साथ में जंगली घासें या ऐसी घास होती हैं जो बहकर आ जाती है उनके साथ में। खेतों में फालतू में जो घासें होती है वो वाली घास उस पानी के साथ बहकर आती है और उस पानी में धीरे धीरे वो गलकर सड़ने लगती है। तो एक अलग ही प्रकार की गंध उससे पानी से उत्पन्न होती है। लेकिन गाँव में क्या होता है, बच्चे उस पानी में नहाते हैं, खेलते हैं। गर्मियों के समय जब क्योंकि बारिश के बाद के जो दिन होते हैं तब उसमें भी गर्मी तेज़ होती है। सितंबर अक्टूबर का जो समय है उस समय सर्दी से कुछ पहले का समय, तो उस समय वो उस पानी में झाग भरे पानी में नहाकर अपनी गर्मी को दूर करते हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे क्वार के यानी अश्विन माह के दिन चल रहे हैं और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, यानी बारिश तो बंद हो गई लेकिन जगह जगह पानी जो भरा हुआ है वो अभी भी वहाँ पर है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा, साई और अधगली घासें उनकी, और इसके अलावा घेवर और बनप्याज जो है जंगली घासें हैं, इनकी जड़ें वहाँ पर उस पानी में बहकर आई है। और नाना प्रकार की दूसरी जो बरसाती घासें हैं वो और उनके बीज, वो सभी सूरज की गर्मी से जो पानी है वो गर्म होकर जैसे लगता है जैसे खौल रहा है पानी, तो उसमें अलग ही तरह की गंध छोड़ती है। उस पानी में गलकर वो खौलते हुए पानी में गलकर अलग ही तरह की गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में जो कीचड़ था, क्योंकि बारिश तो बंद हो चुकी है तो इसलिए कीचड़ सूख गया है, और गांव के जो लड़के हैं वो किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूदकर मस्ती करते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। जैसे अभी जो समय चल रहा है वो आषाढ़ का समय है, तो इस समय आम और जामुन मिलते हैं, लेकिन जिस मौसम में जो फल मिलते हैं या जो उसकी विशेषता होती है वैसा अगर न हो तो कोई बात नहीं। तो इसी के बारे में लेखक बताते हैं, जैसे आम और जामुन आषाढ़ में न मिले तो चिंता की बात नहीं, अगहन मार्गशीर्ष कहते हैं जिसे, और ये नवंबर और दिसंबर का महीना होता है। तो उस समय जब हल्की ठंड होती है तो चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी दुख नहीं। चैत्र जो कि गर्मी के दिन शुरुआत होते हैं, होली के समय का दिन, तो उन दिनों में लाई के साथ, यानी कि जो
सिकी हुई गुड़ होता है, सिकी हुई धानी होती है, गुड़ होते हैं, उसके साथ में लाई के साथ में गुड़ ना मिले तो भी, गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी अफसोस नहीं, पर क्वार यानी कि जो आश्विन के महीना है, बरसात के बाद का जो समय है, उन दिनों में ये जो गंध भरा झाग भरा जल है उसमें कूदना न हो तो बहुत ही बुरा मालूम होता है। जो लोग गांव में रहते हैं वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि भले ही हर मौसम में उसकी विशेषता वाली जो वस्तुएं हैं वो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बारिश के पानी है इसमें अगर आप कूदे नहीं तो बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी कि मैं बहुत भीतर से दुखी हो रहा था। हुड़कना मतलब कि अंदर से दुखी होना। 2-1 दिन ही कूद सका था उस झाग भरे पानी में, लेकिन नहाने के बाद में मैं बीमार हो गया। और क्योंकि ये मौसम बदलता हुआ मौसम होता है तो अक्सर बीमार हो ही जाते हैं। तो हल्की बीमारी न जाने लेखक को अच्छी लगती है, न क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ज्वर होता है, सिर में भी साधारण सा दर्द होता है और खाने के लिए नींबू और साबू यानी साबूदाना उस समय दिया जाता है बीमार को। तो ये लेखक को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनको हल्की भी जो बीमारी होती है वो उन्हें पसंद है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। तो लेखक जिस समय को याद कर रहे हैं उस समय बता रहे हैं कि उस बारे में, जिस घटना को याद कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि उस समय ऐसा नहीं था, हल्की बीमारी नहीं थी, हल्का बुखार नहीं था, बल्कि बुखार जो चढ़ा तो वो चढ़ता ही गया और इतनी ठंड लगने लगी लेखक को कि उन्होंने कई रजाई ओढ़ ली और आखिर रात के 12 बजे के बाद जाकर उनका बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेट सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई पर बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो लेखक उस दिन की बात या उस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे उस समय हल्का बुखार नहीं था, बल्कि जो बुखार जो चढ़ा वो इतना ज़्यादा हो गया कि रात को 12 बजे के बाद में जाकर उतरा, और उससे पहले कई रजाइयाँ मुझे ओढ़नी पड़ी थी। और उसके बाद जब बुखार उतरा तो चादर ओढ़कर लेटे हुए थे लेखक। उस समय उनकी दादी माँ आई, शायद वे नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल से जो गड्ढों में भरा होता है, उसी जल से वे नहाकर आई थी। दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, यानी वे दिखने में दुबली पतली सी थी और शरीर ऐसा लगता उनका कि जैसे स्नेह से भरा हुआ हो, और कपड़े जो पहने थे वो किनारीहीन धोती कहते हैं साड़ी को। तो उनकी जो साड़ी थी वो बिना किनारी वाली, जिस पे कोई भी किनारी नहीं थी, सफ़ेद कलर की उन्होंने धोती पहनी थी। सन से सफ़ेद बाल, यानी जो सन एक प्रकार का रेशा होता है, तो उस जैसे उनके जो बाल थे वैसे थे, बिल्कुल सफ़ेद। और उनके सिरों से यानी बालों से, क्योंकि दादी माँ नहा कर आई थी इसीलिए उनके जो बाल हैं उनसे पानी टपक रहा था, जल की शीतल बूंदें उसे टपक रही थी। सत्य यानी कि अभी अभी ताज़ा जो नहाकर आई थी उसकी वजह से बाल उनका गीले थे, उनके सिरों से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आते ही उन्होंने सर और लेखक के सर और पेट को छूकर देखा कि उन्हें कितना ज्वर या बुखार है। फिर उन्होंने अपने आंचल यानी कि जो पल्लू है उसकी गांठ को खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, यानी कहीं पर किसी देवता के यहाँ से वो, या किसी गांव में जगह जगह जो चबूतरे से बने हुए होते हैं जहाँ पर किसी न किसी देवता की, भगवान की कुछ मूर्ति या कुछ शिला सी गड़ी होती है, तो वहाँ से कहीं से वो मिट्टी लेकर आई थी और वो लाकर लेखक के मुंह में डाली और उनके माथे पर लगाई। फिर दिन रात उनकी चारपाई पर बैठी रहती, कभी उनको पंखा चलती, कभी उनके हाथ पैर को कपड़ों से सहलाती, जो बुखार की वजह से हाथ पैर जल रहे थे, इस वजह से कपड़े से उनके लेखक के हाथ पैर सहलाती। कभी सर पे उनकी दाल चीनी जो होती है
उसका लेप करती ताकि बुखार की जो जलन है वो कम हो। 20 बार यानी कि कई बार छूकर ज्वर का अनुमान करती कि देखती बुखार कम हुआ, बढ़ा तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, कितना कम हुआ, ये उन्हें छूकर देखती बार बार। हांडी में पानी आया कि नहीं, यानी कि जब कुछ सब्जी वगैरह या जो भी कुछ बनाते हैं तो मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है गांव में, तो वहाँ पर पानी उबलने के लिए रखा जाता है, तो उसे कहते हैं पानी आना, यानी पानी उबला कि नहीं, उसमें पीपल की छाल से छोका कि नहीं उसमें, और खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, यानी कि दाल और चावल अच्छे से मिले या नहीं। तो इस तरह से और दूसरी बातों का भी बहुत ध्यान रखती, जैसे कोई बीमार के घर में, कोई बीमार है घर में और उससे मिलने कोई बाहर से आकर सीधा उसके पास तो नहीं चला गया, हाथ पैर धोए या नहीं। इस तरह से लाखों प्रश्न पूछ कर दादी माँ घर वालों को परेशान कर देती थी। बाकी की कहानी अगले भाग में देखेंगे।